नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ नीलू व्यास। एक अजीबो-गरीब केस आज मध्य प्रदेश में आया है और वो है रामनिवास रावत का, जो कि कांग्रेस के विधायक थे और आपको ये बता दें कि श्योपुर ज़िले की जो विजयपुर सीट है, वहाँ से वो 6 बार के विधायक थे। 30 अप्रैल को उन्होंने बीजेपी जॉइन कर लिया था, लेकिन मुरैना की एक रैली में उन्होंने बीजेपी का पट्टा तो पहना, लेकिन बीजेपी से उन्होंने कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था और इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं है, उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है। आज ही मोहन यादव जी की सरकार में, यानी कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार में आज उन्होंने शपथ ग्रहण लिया और जो राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल, उन्होंने उनको गोपनीयता की शपथ दिलाई और उसके बाद शपथ लेने के बाद कांग्रेस ने इसको एक बड़ा इश्यू बनाया है। कांग्रेस का ये कहना है कि कांग्रेस के विधायक ने इस्तीफा तो दिया नहीं और आपने उनको शपथ ग्रहण करवा दिया और स्पीकर और राज्यपाल दोनों पर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने लोकतंत्र की है, संविधान को एक खेल समझ लिया है और इसी तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब आखिर ये क्यों हुआ? सवाल ये उठता है कि क्या रामनिवास रावत का जो इस्तीफा है वो मंजूर नहीं किया गया या उन पर किसी तरीके का दबाव था। उनको आपको ध्यान होगा कि चुनाव के समय उन्होंने काफ़ी पुरजोर तरीके से चुनाव कैंपेन किया था और लेकिन क्योंकि अभी तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है और खुद गवर्नर हाउस से राज्यपाल के ऑफिस से ये पता चला है कि अभी उनके इस्तीफे की मंजूरी पर कोई खबर नहीं है। तो इसी सब पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस समय राकेश पाठक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर और साथ में वो प्रधान संपादक हैं कर्मवीर न्यूज़ के। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और सर, ये क्या कहानी क्या है ये रामनिवास रावत की? ये इन्होंने आज इस्तीफा नहीं दिया लेकिन इनका शपथ ग्रहण हो गया और क्या स्पीकर और राज्यपाल दोनों की तरफ से ये क्या बहुत बड़ी कोई ऐसी गड़बड़ी हो गई जो कांग्रेस पॉइंट आउट कर रही है? देखिए नीलू जी, रामनिवास रावत के मामले में 2 एक और मजेदार चीजें हैं, उन्हें भी जोड़ लीजिए। आज जब उन्होंने शपथ ली, तो पहली बार शपथ लेने में वे राज्य मंत्री कह गए। बाद में थोड़ी देर बाद राजभवन के अधिकारियों और सब मंत्रिमंडल के सहयोगियों को ध्यान आया कि उन्होंने तो राज्य मंत्री पद की शपथ ले ली है। तो थोड़ी देर बाद दोबारा शपथ हुई है। यानी राजभवन में 1 घंटे के अंदर रामनिवास रावत को दूसरी बार शपथ दिलाई गई, जिसमें उन्होंने मंत्री के रूप में यानी कैबिनेट मंत्री के रूप में, पहले वे राज्य मंत्री कह गए थे, राज्य के मंत्री कहना था पर राज्य मंत्री कह गए। और आप जानते हैं शपथ तो शब्द शैली जाती है, उसमें एक भी शब्द अगर इधर उधर है तो शपथ पूरी नहीं मानी जाएगी। तो आज का वाकया तो ये है कि उन्होंने 2 बार शपथ ली। दूसरा महत्वपूर्ण विषय जो है वो जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, शायद देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जिस पार्टी की सरकार है, जिस पार्टी का मंत्रिमंडल है, मुख्यमंत्री है, उसने विरोधी दल के विधायक को शपथ दिला दी। तकनीकी रूप से रामनिवास रावत आज की तारीख तक, आज आज 7 जुलाई 2024 के शपथ लेने के समय तक कांग्रेस के विधायक, बाकायदा श्योपुर जिले की विजयपुर सीट से वे चुनाव जीते 2023 का नवंबर में, अभी विधानसभा का। उन्होंने जब 30 अप्रैल को श्योपुर जिले में एक बड़ी जनसभा में, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव थे, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, तमाम सारे नेता थे, उनके सामने उन्होंने बीजेपी का पट्टा गले में डाल लिया, सदस्यता ले ली। मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल, प्रदेश अध्यक्ष के ट्विटर हैंडल, खुद उनके ट्विटर हैंडल से लेकर भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का जो सोशल मीडिया का हैंडल है, सब पर आ गया रामनिवास रावत ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। लेकिन उसके बाद जैसे ही पत्रकारों ने सवाल किया कि आप अगर दल बदल करेंगे तो आपकी विधायकी चली जाएगी, ग्वालियर में स्वदेश नाम का अखबार है, उसमें हमारे एक साथी हैं पत्रकार, उन्होंने इंटरव्यू किया, उसमें उन्होंने कह दिया मैं तो अब भी कांग्रेस में हूँ। यानी दल बदल करने के बाद, मंच पर पट्टा पहनने के बाद, अपने ही सोशल मीडिया हैंडल्स पर यह दावा करने के बाद कि वे बीजेपी में शामिल हो गए, उसके बाद जब उनको चिंता हुई कि विधायकी चली जाएगी तो उन्होंने कह दिया मैं तो अब भी कांग्रेस में हूँ। फिर अगले ही उनके बयान के बाद बीजेपी में हाहाकार मचा, डांट डपट हुई। तो अगले दिन उन्होंने श्योपुर मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहां उन्होंने कहा कि मैं तो बीजेपी में हूं और शामिल हो चुका। यानी एक दिन पहले जो बयान दिया था उससे भी मुकर गए। अब इसमें ज्यादा मजेदार बात जो है वो ये है कि शपथ लेने के बावजूद
आज की तारीख तक उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया है। अगर दल बदल वे करते हैं, अब तो मंत्री भी बन गए, अगर क्या दल बदल किया मंत्री बन गए तो उनकी सदस्यता वैसे भी जाती रहेगी। अभी बजट सत्र शुरू हुआ 1 तारीख को मध्य प्रदेश विधानसभा का। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष जो विधानसभा में उमंग सिंघार, उपनेता हेमंत कटारे और तमाम विधायकों ने कांग्रेस के स्पीकर के पास, नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके पास जाकर ज्ञापन दिया। दो एक विधायक और हैं, एक कमलेश साहू हैं और एक सप्रे मैडम हैं सागर संभाग से, उन्होंने भी दल बदल किया है, पर वे वर्तमान विधायक हैं कांग्रेस के। तो इन लोगों की सदस्यता समाप्त करने का आवेदन कांग्रेस पार्टी ने दिया है स्पीकर को, उस पर भी अभी कोई फैसला नहीं हुआ। कायदे से तो दल बदल करते ही उनकी सदस्यता शून्य हो जाएगी। नहीं, लेकिन जो अब बात समझ में नहीं आ रही है राकेश जी कि उन्होंने इस्तीफा दिया क्यों नहीं? क्या वो अभी भी दो मन में है कि भाई अगर उनके मुताबिक या उनके खिलाफ अगर चीजें उनके मुताबिक कंड्यूसिव नहीं है तो वो क्या कांग्रेस में चले जाएंगे? इस्तीफा नहीं देने का कारण क्या है? कुछ तो उनके दिमाग में रहा होगा और ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल एक नए नवेले नेता है, 6 बार के विधायक रह चुके हैं, उनको सारे प्रोटोकॉल्स पता है कि भाई अगर आपको किसी पार्टी को ज्वाइन करनी है तो अपनी पहले वाली पार्टी से आप रिजाइन करिए। तो रिजाइन न करने का रीजन क्या है? देखिए, सिर्फ 6 बार के विधायक नहीं है वो दिग्विजय सिंह की सरकार में 20 साल पहले मंत्री रह चुके हैं। हम्म। वे सारी संवैधानिक अनिवार्यताओं को समझते हैं। लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं मुरैना श्योपुर संसदीय सीट से कांग्रेस के टिकट पर, इस बार भी टिकट मांग रहे थे और पार्टी छोड़ने के जो उन्होंने जो कारण बताए वो यही है कि मुझे टिकट नहीं दिया गया, मुझे लीडर अपोजिशन नहीं बनाया गया, मुझे पार्टी में सम्मान नहीं मिला। जबकि वे उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 2020 में नहीं गए थे जब बड़ा दल बदल हुआ था कांग्रेस से। उसकी एक वजह दूसरी थी, तब 2018 का विधानसभा चुनाव हार गए थे रामनिवास राव। जब कमलनाथ की सरकार बनी उस वक्त वे विधायक नहीं थे। हो सकता है वे विधायक होते तो सिंधिया के साथ चले जाते। गैर विधायक को ले जाके सिंधिया क्या करते? उसके बाद सिंधिया के दल बदल के बाद 14 मार्च 2020 को इन्हीं रामनिवास रावत ने पीसीसी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, अभी तक थे। कमलनाथ जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब ये कार्यकारी अध्यक्ष थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिवराज सिंह ने बीजेपी मुख्यालय में विभीषण कहा था दल बदल के बाद स्वागत समारोह में, उसका उल्लेख किया। रामनिवास रावत ने कहा कि देखिए उनको विभीषण कहा जा रहा है, उनको कोई सम्मान नहीं मिलेगा बीजेपी में, मैं किसी तौर पर बीजेपी में नहीं जाऊंगा, मैं माधवराव सिंधिया का मुझ पर बड़ा आशीर्वाद था, मैं उनकी वजह से यहाँ तक पहुंचा हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मेरे बहुत अच्छे संबंध है, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ूंगा। और अब लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़ दी। विधायकी से इस्तीफा न देने की जो वजह हो सकती है वो वजह भी आज तक के लिए रही होगी कि पार्टी ने जो वादा किया था मंत्री बनाने का, मान लो नहीं बनाया तो क्या करेंगे? तो कम से कम कांग्रेस में बने रहेंगे, विधायकी बच जाएगी। अब वो संकट भी खत्म हो गया है। जो बीजेपी ने उनसे वादा किया होगा, जो डील की होगी, वो आज पूरी हो गई, मंत्री बन गए। तो अब वे इस्तीफा देंगे, देना ही पड़ेगा, वरना कांग्रेस फिर विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिख कर देगी कि भाई अब तो डिस्क्वालीफाई करो इनको। तो उन्हें विधायकी छोड़कर उपचुनाव में जाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा उनके पास नहीं है। नहीं, लेकिन छिंदवाड़ा जी, जो बात राकेश जी, जो एमपी कांग्रेस कह रही है और उनका ये कहना है कि भाई ये तो लोकतंत्र की हत्या है, संविधान का निरादर है, इस तरीके की जो बात वो कह रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि आज राज्यपाल हो चाहे स्पीकर हो, उन पर भी तो आज सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपने शपथ दिला दी लेकिन आपने ये इंश्योर नहीं किया कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये तो एक बहुत ही अजीब सी स्थिति है। देखिए नीलू जी, मुझे जहां तक लग रहा है, जहां तक मैं समझता हूँ संवैधानिक प्रक्रिया को थोड़ा बहुत, राज्यपाल की इसमें भूमिका नहीं। राज्यपाल के पास ये दायित्व तो नहीं है कि वो इसकी परीक्षण करे, इस बात का गुण दोष की परीक्षा करे कि वो किसे शपथ दिला रहा है। ये मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार है, वो चाहे तो किसी भी गैर विधायक को शपथ दिला सकता है। पब्लिक में से किसी को भी उठाकर राज्यपाल से कह सकता है कि इनको शपथ दिलानी, राज्यपाल उसके लिए उनका दायित्व है। एक तरह से राज्यपाल विवश हैं, वो ये पूछ नहीं सकते कि आप जैसे शपथ दिला रहे हैं वो विधायक है भी कि नहीं। दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री बने थे पहली बार तो इसी श्योपुर जिले से एक मुस्लिम नेता थे, दिग्विजय सिंह ने उनको 6-6 महीने का एक्सटेंशन देके बिना विधायक बने लगातार मंत्री रखा था कई सालों तक। 6 महीने की पात्रता है, किसी भी व्यक्ति को आप बिना विधायक बिना सांसद बने
मंत्री बना सकते हैं, केंद्र में मंत्री बन सकता है आदमी। तो राज्यपाल की भूमिका को, राज्यपाल को मुक्त कर दीजिए इस विषय से, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री, उनकी तो जिम्मेदारी बनती है, उन्हें ये जरूर परीक्षण करना चाहिए कि ये जिस पार्टी के टिकट पर, सिंबल पर बाकायदा विधायक बनकर आए हैं, वो पार्टी अभी नहीं छोड़ी है, तो दल बदल कानून के लपेटे में आते, नहीं, दल लेकिन बदल कानून में उनकी विधायकी चली जाएगी। राकेश जी, एक जगह जहाँ पे एक जो कुछ खबरें जो मैं पढ़ रही हूँ कई जगह, उसमें ये भी लिखा है कि जो मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख हैं, प्रमुख सचिव है जो एपी सिंह, उनसे कुछ रिपोर्टर्स ने बात की थी और उन्होंने कहा कि सचिवालय को रावत का इस्तीफा अभी नहीं मिला है और संभवतः उन्होंने कहा कि इस्तीफा स्पीकर को शायद दिया होगा, लेकिन ये बात उन्हें पता नहीं है। तो अगर सचिवालय की तरफ से ये बात कही जा रही है, तो फिर हम क्या समझें? इस्तीफा नहीं दिया है, हमें यही समझना चाहिए। हुँ, न उन्होंने सचिवालय को दिया विधानसभा के, न विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर को तो कांग्रेस चिट्ठी लिखकर दे चुकी है ना, उसमें कौन सी परीक्षण का, किस परीक्षण की जरूरत है? हुँ, पूरे देश को पता है कि रामनिवास रावत कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने हैं, दल बदल करके बीजेपी में चले गए, अब वे मंत्री भी बन गए। तो डिस्क्वालिफिकेशन की सारी पात्रताएं, सारी योग्यताएं उन्होंने स्थापित कर दी हैं। हुँ। तो ये तो अब गेंद स्पीकर के पाले में है, उन्हें उन्हें अयोग्य ठहराना है विधायकी से, और उस सीट को रिक्त करने की सूचना निर्वाचन आयोग को भेजनी है। हुँ। ये अब विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी, कि नहीं, वो लेकिन आपको बताए। लगता है नहीं तो लेकिन आपको लगता है कि नरेंद्र सिंह तोमर ये काम करेंगे? जब इतनी मुशक्कत से उनको लेकर आया गया, उनको ये इसलिए कि कांग्रेस छोड़कर आए, बीजेपी में बीजेपी जॉइन करके वो चुनाव लड़े। अब उनको अवैध ठहराना या फिर डिस्क्वालीफाई करना, ये कितनी बड़ी चुनौती होगी अब बीजेपी के देखिए, लिए और देखिए विधानसभा अध्यक्ष। कितनी भी बड़ी चुनौती हो, करना तो उन्हें पड़ेगा। ये संभव नहीं है कि आप हुँ, एक पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर आए हैं और आपने अकेले दल बदल किया है। कोई ऐसा तो है नहीं 2/3 बहुमत के साथ आपने दल बदल किया है, तो आप डिस्क्वालीफाइड ना होंगे कि पूरी संख्या में से 100 में से 33 लोग चले गए थे दल बदल करके। आपने अकेले दल बदल किया है, आप डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। स्पीकर कितने भी दिन टालते रहे, अंततः इस सीट को उन्हें रिक्त घोषित करवाना ही पड़ेगा। निर्वाचन आयोग को ये सूचना देनी पड़ेगी कि श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट खाली हो चुकी है, कृपया इस पर निर्धारित समय में चुनाव कराएं। निर्वाचन आयोग उसकी अधिसूचना जारी करेगा। छिंदवाड़ा में अमरवाड़ा सीट से कमलेश शाह ने इस्तीफा दिया ना, दल बदल किया, बीजेपी में गए, उन्होंने इस्तीफा दिया, विधायकी से इस्तीफा दिया, उपचुनाव लड़ रहे हैं, दोबारा गए हैं चुनाव में। वो इस वक्त चुनाव होने वाला है, वहां पर प्रचार चल रहा है। तो नैतिकता के आधार पर, संवैधानिकता के आधार पर अगर कोई व्यक्ति इस तरह दल बदल करता है तो उसे सदन की सदस्यता छोड़नी ही होगी। अगर वो अपनी तरफ से नहीं छोड़ता तो उसका जो दल है, उसकी जो पार्टी है, उसकी राय को मानकर स्पीकर को बाध्य होना पड़ेगा कि उन्हें वो अयोग्य ठहराएं विधायकी से, उनका शून्य घोषित करें उनकी विधायकी। लेकिन ये लेकिन इसमें एक मजे। हाँ, जी, बट राकेश जी, किस तरीके की परिपाटी लिखी गई है, रामनिवास रावत ने लिखी है और बीजेपी के लिए इसमें क्या लर्निंग लेसन्स हैं? ये तो फिर अपने पैरों में ही उन्होंने खुद ही कुल्हाड़ी मार लिया। इस्तीफा दे देते तो फिर कोई बात नहीं थी। देखिए बीजेपी से तो किसी भी तरह की राजनीतिक शुचिता का, नैतिकता का की आशा करना, अपेक्षा करना एक तरह से बबूल पर गुलाब गुल ढूंढने की तरह है हुँ, कि आप बबूल के पेड़ पर गुलाब का फूल ढूंढ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के युग में भारतीय जनता पार्टी ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं, सारी मर्यादाएं भंग कर दी हैं। जिस तरह से कमलनाथ की सरकार गिराई गई, जिस तरह से कर्नाटक में दल बदल करके सरकार गिराई गई, जिस तरह महाराष्ट्र में गिराई गई, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कितने सारे उदाहरण हैं इन 10 सालों के। कई जगह मुंह की खानी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसलों के बाद हरीश रावत को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। मध्य प्रदेश में एक सीट पर वे कोई नैतिकता बरतेंगे, ये उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए। हाँ, हमें ये जरूर याद दिलाना चाहिए नरेंद्र सिंह तोमर को भी, डॉक्टर मोहन यादव को भी, विष्णुदत्त शर्मा और नरोत्तम मिश्रा को भी, कि जिन रामनिवास रावत को आज उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, उनकी नजर में भारतीय जनता पार्टी का पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तालिबानी विचारधारा का संगठन। ये मेरा आरोप नहीं है। 7 सितंबर 2021 को रामनिवास रावत ने एक रीजनल चैनल के साथ बातचीत में, इंटरव्यू में, उन्होंने ये कहा था
कि आरएसएस तो एक तालिबानी संगठन है, इसकी विचारधारा तालिबानी है, नाजीवादी संगठन है, ये साइलेंटली ऐसा काम करता है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करता है। आज वही रामनिवास रावत बीजेपी सरकार में मंत्री बन गए। तो ये जरूर याद दिलाना पड़ेगा कि ये वही रामनिवास रावत है जो आपकी विचारधारा को और आपको तालिबानी समझते हैं। ये वही रामनिवास रावत हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज्योतिरादित्य सिंधिया की तुलना विभीषण से कर रहे थे। आज वे मंत्री हैं उसी पार्टी की सरकार में जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री हैं। अगली बार वे बैठकों में बैठेंगे एक साथ। जी। लेकिन अब क्या कहा जाए, ठीक है, शुचिता तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बीजेपी से किसी भी तरीके की, लेकिन बार-बार जो ये आरोप लगता है कि लोकतंत्र की करती है बीजेपी, संविधान का सम्मान नहीं करती है। आज जो ये चैप्टर है मध्य प्रदेश में रामनिवास रावत का जो ये चैप्टर है, ये आज किस तरीके का एग्जाम्पल, मेरा या आपसे आखिरी सवाल है कि किस तरीके का एग्जाम्पल सेट करता है, और आपको लगता है कि बीजेपी क्या इससे कोई सबक लेगी, सीख लेगी, जिस तरीके का मैंडेट उनका आया है, या इस एपिसोड कोई फर्क नहीं पड़ता अगर डिस्क्वालीफाई भी हो गए? बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, बीजेपी को यहाँ जरूरत नहीं थी, प्रचंड बहुमत की सरकार है, यहाँ 162 विधायक है, 166 विधायक है, उन्हें क्या 10 एक तो छोड़िए 10-20 विधायकों की जरूरत नहीं। आप कल्पना करके देखिए, इतना बड़ा बहुमत है, कांग्रेस से 100 सीटें करीब करीब ज्यादा हैं, तो आप एक विधायक का दल बदल करके क्या हासिल करने में? सिर्फ इतना हासिल किया कि मुरैना संसदीय सीट जो नरेंद्र सिंह तोमर का प्रभाव क्षेत्र है, जहाँ के वे सांसद रहे हैं, उन्होंने अपने ही एक आदमी को, अपने ही प्रिय पात्र को वहां टिकट दिलाया था बीजेपी का। वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं था, रामनिवास के दल बदल से वो चुनाव जीता, कांग्रेस का प्रत्याशी वहां चुनाव हारा। इतना हासिल था मात्र, और उसके लिए आपने राजनीति की सारी परंपराएं, राजनीति की सारी नैतिकताएं त्याग कर कांग्रेस के विधायक को मंत्री बना दिया। आज की तारीख तक, आज शाम तक तो हम यही कहेंगे ना कि बीजेपी की सरकार में कांग्रेस का विधायक कैबिनेट मंत्री है। तो सबक बीजेपी नहीं सीखेगी, सबक सीखने से बहुत आगे निकल चुकी है बीजेपी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के नतीजों से सबक सीखने को तैयार नहीं, वे तो ऐसे शो कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे 400 पार उनकी सीटें आ गई हैं, जैसे उनको पूर्ण बहुमत दे दिया है सरकार ने। तो जब वे नहीं सीख रहे हैं तो यहाँ बीडी शर्मा या डॉक्टर मोहन भागवत, क्षमा कीजिए, मोहन यादव या डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से उम्मीद करेंगे, या शिवराज सिंह से? राजनीति में अब वैसे किसी से भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इतनी ज्यादा राजनीतिक अराजकता इससे पहले कभी नहीं देखी। कांग्रेस की सरकारों में क्या आपने कभी सुना कि बीजेपी का विधायक या सांसद मंत्री बन गया सरकार? लेकिन हो रहा है, यही अमृतकाल है। चलिए राकेश जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच सर।